नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। हुकूमत का एक बड़ा पेशरफ्ती कदम, सरहदी इलाकों में तरक्याती मंसूबों से अवाम को राहत। कश्मीर की फनकारी को नई जिंदगी देने वाली नौजवान फनकारा महविश मसूद। कश्मीर में लड़कियों के लिए ड्रग डी एडिक्शन वर्कशॉप, नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की अहम पहल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सड़कों की बेहतरी के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर के दूर दराज और सरहदी इलाकों में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों की। इन मंसूबों के बास इन इलाकों में अवाम की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आने जा रही है। हुकूमत बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए नई सड़कों और पुलों की तामीर का काम तेजी से अंजाम दे रही है। ये इक़दामात न सिर्फ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे बल्कि आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी आसान बनाएंगे। नौशहरा और इसके अतराफ में जारी तरक्याती काम मकामी लोगों के लिए बड़े फ़ायदे का बास बन रही हैं। ये कदम सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए एक अहम संग-मील साबित हो रहा है। इसी मौजू पर पेश है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। ये तस्वीर है मुल्क के सबसे पुरसुकून इलाके लेह लद्दाख यूटी की। गुज़िश्ता दिनों वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में सरहद की हिफाजत से जुड़ी पहल के तहत ईस्ट लद्दाख में LAC के करीब शोक टनल समेत मुल्क के 7 सूबों और 2 यूनियन टेरिटरीज में तैयार होने वाले तकरीबन 125 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। ये पहली मर्तबा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इतनी बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स एक साथ मुल्क को वक्फ किए गए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के कठुआ और राजौरी जिले के कई प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। साथियों, हमारे जवानों ने हमेशा से जिस पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है वो अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं सही कहूं तो आज हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन यहाँ कर रहे हैं ये हमारे उन्हीं वीरों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। इन्हें राष्ट्र को समर्पित करते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे BRO के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन के साथ लगे भवानी इलाके में सरहदी बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बताते चलें कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 5000 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें 41 प्रोजेक्ट्स लद्दाख और 22 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के भी शामिल हैं। LOC के पास वाक़े भवानी ब्रिज न सिर्फ मकामी आवाम के लिए राहत लेकर आया है बल्कि इस पुल की तामीर इस बात का भी सबूत है कि मरकजी हुकूमत और सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन LOC के करीब वाक़े लाखों आवाम के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं ये 60 मीटर का एक PSC गर्डर भवानी नाला पर बना हुआ भवानी सेतु है। इसका निर्माण जो है 2023 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 2023 में, और अक्टूबर 2025 में ये ब्रिज बनकर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आज रक्षा मंत्री द्वारा 125 जिन बुनियादी ढांचाओं का उद्घाटन किया गया है उसमें इस ब्रिज का भी नाम शुमार था। और ये ब्रिज जो है भवानी से धराल को जोड़ने वाली ट्रैक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है। ये पूरे ट्रैक जो है ये अब एक NH 11.85 किलोमीटर की स्पेसिफिकेशन की रोड में तब्दील हो रही है, जिसका पूरा निर्माण BRO द्वारा किया जा रहा है। भवानी ब्रिज का कयाम इस इलाके के लिए एक तारीखी कदम माना जा रहा है। ये महज एक पुल नहीं बल्कि भवानी और नौशेरा जैसी 2 अहम तहसीलों को जोड़ने वाला लाइफलाइन प्रोजेक्ट है। तवील अरसे से लोग जिस सहूलत और महफूज आवाजाही की उम्मीद कर रहे थे वो अब इस पुल के जरिए पूरी हो गई है।
सरहद से लगे इलाकों में रहने वाले लोग मुश्किल रास्तों, लंबी दूरी और हिफाजत से जुड़े चैलेंजेस का सामना करते थे, लेकिन भवानी ब्रिज के बनने से इन परेशानियों से बड़ी राहत मिलने से लोग पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। ये पुल न सिर्फ दूरी कम करेगा बल्कि इसे महफूज और आसान भी बनाएगा। बॉर्डर एरिया की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं बीआरओ का, जिन्होंने इतने जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और ये आज जो पुल है इसका जो जनता के हवाले किया। ये भवानी सेतु जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो आने वाले समय में, और ख़ास करके ये जो दो तहसीलों को जोड़ने का काम करता है, भवानी नौशहरा और किला दराल को, और ये काफ़ी सारी पब्लिक को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा। पूरे जम्मू कश्मीर में आवाजाही को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। इससे मुख्तलिफ डेवलपमेंट के कामों को जमीनी सतह पर उतारने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। लोग मकामी सतह पर रोजगार से जुड़ने लगे हैं, जिससे उनके लाइफस्टाइल में सरीहा तब्दीली दर्ज हो रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस सिमत में अहम किरदार अदा कर रहा है और मुल्क के दूर दराज कोनों को सड़कों के जरिए जोड़ने का हदफ हासिल किया जा रहा है। अब आपको मिलाते हैं श्रीनगर में पैदा होने वाली नौजवान फनकारा महविश मसूद से। महविश ने बचपन ही से ब्रश को अपना हमसफर बना लिया था। घर के फनकाराना माहौल, दादा की पेपर मैशी की फनकारी और वालिद की मकबूल पेंटिंग्स ने इनके जहन में फन का चिराग रोशन किया। क्राफ्ट मैनेजमेंट में MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद तस्वीरी फन से इनकी दिलचस्पी कम न हुई। एक पेशावर पेंटर बनने के लिए वो अमेरिका के क्लार्क कॉलेज गईं, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पेंटिंग की तालीम हासिल की। अमेरिका और चंडीगढ़ में अपने फनपारों की कामयाब नुमाइशों के बाद वो कश्मीर वापस लौटी और अपने फन को अवाम तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। आइए जानते हैं महविश मसूद के इस फनकाराना सफर की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। महविश, हमारे इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। सबसे पहले अपने बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। सर, मैं श्रीनगर में ही पैदा हुई, जवाहर नगर में पली बड़ी। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा के साथ सीखती गई चीज़ें। मेरे वालिद साहब पेंटर हैं, तो उनको देखते देखते ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सीखा भी उसी तरह, उनको देखते देखते। वो जब आर्ट वर्क्स बनाते थे, वो जब एक्सप्रेशन अपनी चीज़ों को ज़िंदगी देते थे, अपने थॉट्स को, तो उस सब में बस सीखती गई। समझ नहीं आया कब अब्जॉर्ब किया, कब सीखा, और वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं मेरे काम में होता रहता था आए दिन। तो हैंडीक्राफ्ट्स से मेरा एक्सपोजर शुरू हुआ। मेरी मदर का अपना शॉप था जहाँ पे वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचती थी, स्पेशली जैसे जयपुर के ब्लॉक प्रिंटेड प्रोडक्ट्स थे या हैंडलूम का कपड़ा वगैरह था। तो वहाँ थोड़ा क्राफ्ट्स का एक्सपोजर वहाँ से भी शुरू हुआ। और मेरे ग्रैंडफादर पेपर मशी का काम करते थे, M कासिम। आपका तालीमी पस मंज़र कुछ मुख्तलिफ रहा है, ऐसे में इस शोबे का इंतखाब करना आपके लिए कैसा तजुर्बा रहा? क्राफ्ट सेक्टर में मेरा मास्टर्स मैंने MBA क्राफ्ट्स मैनेजमेंट में किया। तो क्राफ्ट्स और आर्ट ये इंटर रिलेटेड है। ये दो चीज़ें हैं, पेंटिंग है, ये बस दो अलग एक्सप्रेशंस है। क्राफ्ट्स में आप डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करते हो, जहाँ आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हो जो कोई पहन सके। आर्ट ऑन दी अदर हैंड, लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, उसमें आप बोल्डली अपने थॉट्स को एक ज़ुबान देते हो जो शायद थोड़ा बोल्ड भी हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी यूटिलिटी पे ज़्यादा, क्राफ्ट्स में आप यूटिलिटी पे ध्यान देते हैं, यहाँ आपका बस एक्सप्रेशन पे ध्यान होता है। तो मैंने क्राफ्ट्स को एज अ मीडियम ऑफ आर्ट भी देखा है, जहाँ पे मैंने सिर्फ उसको एक सीरीज़ की है, जैसे बर्ड्स, एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ कश्मीर पे करीबन 10 साल पहले एक सीरीज़ की थी। आजकल ज़्यादातर नौजवान मेडिकल या इंजीनियरिंग के शोबे में करियर बनाने को तरजीह देते हैं। ऐसे में आपने फ़न के रास्ते का इंतखाब कैसे किया? मेरा बचपन से एक ही तरफ रुझान रहा है और एक ही तरफ मेरा फोकस ये था भी, और मेरे कहने में मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे
इसी मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे रंगों के आसपास ही काम करना है। तो चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्राफ्ट सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग हो, बस इसी रिलेटेड मैं काम करना चाहती हूँ। इसके मज़ीद मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना पैशन कभी सोचा ही नहीं। तो हर कोई जो शख्स मुझसे वाबस्ता रहा है वो इस चीज़ को जानता है कि इसके मज़ीद मैंने अपने करियर को कभी सोचा ही नहीं, अपनी ज़िंदगी को नहीं सोचा। आर्ट को एक तरह की थेरेपी भी माना जाता है। आपने ज़ाती तौर पर इस बात को किस हद तक महसूस किया है? आर्ट एक थेरेपी है, क्योंकि इसको एज अ थेरेपी ही आप देख सकते हैं। या मतलब मेरे लिए तो मेरी रूह से जुड़ा हुआ है, जो आपको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आप जो फीलिंग्स महसूस करते हैं, आप उसको सामने लाकर एक कैनवस पे पेश कर सकते हो, आप खुद देखते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये आपको अपनी चाहे गम है, आपको कोई तकलीफ़ है, आपका कोई ट्रॉमा है, उससे उभार के निकालने में बहुत मदद करता है। वो नौजवान जो इस मैदान में कदम रखना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये आर्ट एक ऐसी जर्नी है जिसमें इंसान को सबसे ज़्यादा शायद खुद ही काम करना पड़ता है, कि बस आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और एक पैशन की तरह देखो आप, तो उसमें फिर रास्ते अल्लाह ताला खुद ही निकालता है, बनाता है। तो आई थिंक विद अ लॉट ऑफ फेथ also, and a lot of hard work, both things are required that can keep you going in this sector. आप अपने इस फन और काम से खुद को किस हद तक मुतमईन महसूस करती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और काम करने की ज़रूरत है, या कर सकती थी अभी तक, बट किसी और प्रोफेशन, कभी किसी और चीज़ का मुझे ख्याल नहीं आया। नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू। आई वर्क इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एन्जॉय माई वर्क, इट्स माई पैशन। व्हेन आई पेंट आई एन्जॉय इट, इट्स माई पैशन। सो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप उस प्रोफेशन में हो जिसको आप एन्जॉय कर रहे हो। महविश, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। हेयर ड्रेसर ने नाइजीरिया की ओयो स्टेट में योरूबा विरासत का इजहार किया, जहां बारीक चोटीदार हेयर स्टाइल्स को मोतियों और लकड़ी की कंघियों से सजाया गया। ये तकरीब नाइजीरियन ब्यूटिशियन एसोसिएशन ने मुनक्किद की, जिसमें मॉडल्स ढोल और रक्स के साथ रैंप पर नजर आए। 1985 में बनी ये तंजीम अब 10,000 से ज्यादा अरकान रखती है, जो योरूबा समाज में हेयर स्टाइलिंग की अहमियत दिखाती है। एसोसिएशन के बानी के मुताबिक पहले गर्म कंघियों से स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग होती थी, अब अटैचमेंट, वीव ऑन और विक्स राइज पर हैं। लेकिन कुदरती बालों की देखभाल आज भी अहम है। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में क्रिसमस मार्केट अपने रिवायती इफ्तिताही जश्न के साथ शुरू हुआ, जिसमें न्यूरेमबर्ग क्रिस्टकिंड, एक फरिश्ते जैसी बच्चा शक्ल जो यूरोपीय मुल्कों में क्रिसमस के तोहफे पहुंचाती है, वो नजर आई। मशहूर न्यूरेमबर्ग ब्रॉटवुस्ट यानी जर्मन सॉसेज और गर्म मसल्ड वाइन, जिसे जर्मनी में गलियो वाइन कहते हैं, इसने माहौल को और खास बना दिया। कुछ बैरूनी ममालिक मुसाफिर अमेरिका और वर्जीनिया से भी आए। इस रिवायती क्रिस्टकिंडल्स मार्केट के साथ ही क्रिसमस का मौसम शुरू होता है, जिसका जिक्र पहली मर्तबा 1628 में हुआ और 1737 तक इस बवेरियन शहर के सभी ट्रेडर्स इसमें शामिल थे। लंदन की गलियों में दर्जनों कुत्तों और उनके मालिकों ने पुरनूर तफरीही माहौल पैदा कर दिया, जब वो दिलकश क्रिसमस थीम वाले लिबास में परेड करते नजर आए। इस इवेंट में रंग बिरंगे मलबूसात में सजे हुए कुत्ते शामिल हुए और ये सब 2 रेस्क्यू डॉग चैरिटीज की मदद के लिए किया गया था। अपने दूसरे साल में दाखिल ये परेड न सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए थी, बल्कि दुनिया भर से आने वाले रेस्क्यू डॉग्स के बारे में बेदारी बढ़ाने का मकसद भी रखती है। अब बात करते हैं शोबे ज़राअत की।
जिसे मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश पुलवामा में देखने को मिली। जिले सतह पर मुनक्कद होने वाले इस किसान मेले में किसानों को नई टेक्नोलॉजी, आला मयार के बीजों और जदीद ज़रूरी तरीकों से रोशनास कराया गया। हुकूमत की जानिब से ये वाज़ह पैगाम दिया गया कि ज़राअत को साइंसी और मुनाफा बख्श बनाना अब अवलीन तरजीह है। इस मेले में किसानों के लिए खसूसी सेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस भी मुनक्कद किए गए ताकि वो अपनी पैदावार और आमदनी में इजाफा कर सकें। बड़ी तादाद में शरीक होने वाले किसानों ने इस इवेंट को नई मालूमात और मौके का एक मौसर जरिया करार दिया। मजीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में किस तरह से इनकलाब लाया जा सकता है, इस बात को हुकूमत भली भांति समझती है। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में मुनक्किद ये किसान मेला उसी की अक्कासी करता है। महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर पुलवामा की जानिब से हुकूमत की स्कीम आत्मा के तहत इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा में इनेकाद किए गए इस प्रोग्राम का मकसद फार्मर, एग्री एंटरप्रेन्योर और माहिरीन को एक साथ एक मंच पर लाना था ताकि काश्तकारी के तई बेहतर बेदारी आसानी के साथ मुहैया हो सके। ये जो किसान मेला है ये हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आत्मा एक स्कीम है हमारी, उसमें हमने ये मुनक्कद किया। ये सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के फार्मर्स के लिए ही मुनक्कद किया गया ताकि फार्मर्स को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनकी जानकारी, जदीद टेक्नोलॉजी की जानकारी और जो आउटसाइड जो एक्सपोजर है मतलब इसका वो देने का मतलब है। यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स आए, स्कॉच से भी उन्होंने भी अपनी मतलब वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए। और ख़ासकर जो अच्छी बात हुई जो हमने ये डिग्री कॉलेज में मुनक्कद किया तो यहाँ पे काफ़ी यंग लोग, यहाँ जो डिग्री की कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई स्टॉल पे और उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर में उनके लिए स्कोप है। और वो मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये यंग जनरेशन तक भी पहुँचा और फार्मर्स को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। इस तरह के प्रोग्राम्स के एहतमाम का फायदा ये होता है कि न सिर्फ इसके जरिए किसानों को बेहतर खेती के तई बेदारी मिलती है बल्कि जदीद तकनीक से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों की नुमाइश भी की गई जिसमें एडवांस्ड मशीनरी, ज्यादा पैदावार वाली फसलों की किस्में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जदीद औजार दिखाए गए थे। यहाँ पर तिलहन की काश्तकारी को फरोग देने पर खास तौर पर जोर दिया गया जिसमें एक्सपर्ट्स ने बेहतर खेती के तरीकों, मिट्टी के हेल्थ मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और बाजार तक के पहुँच की जानकारी मुहैया कराई। जो किसान मेला है यहाँ पे बहुत सारे किसान आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी आए हैं, हमारे यूनिट ये हमारे स्टॉल पे भी आए। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब किसान यहाँ पे आए, बहुत सारी चीजें हमने भी देखी क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। इससे बहुत फायदा मिलता है किसानों को, लोगों को, आम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, मतलब अगर उनको डेयरी की तरह जाना होगा, पोल्ट्री की, यहाँ हर एक डिपार्टमेंट है उनको गाइड करता है अच्छे से। हुकूमत की ये कोशिश रही है कि काश्तकारी को और मुनाफा बख्श बनाया जा सके, खासकर किसानों को प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने में मदद करने के लिए सीड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और डेमोन्स्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी सीधे किसानों से बातचीत कर खेती की पायदारी और रोजी रोटी को बढ़ाने के मकसद से सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी फैला रहे हैं। यही वजह है कि इस मेले में पूरे जिले से कशीर तादाद में तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की, जहां उन्हें बेहतर खेती के नतीजों के लिए सीखने का मौका फराहम हुआ। आप देख रहे हैं पूरे जिले से यहाँ पे किसान लोग आए हैं और किसान लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं क्योंकि हमें पता है जिला पुलवामा जाफराजारी के लिए यहाँ के सेब, यहाँ की मिर्ची, यहाँ का जो मिलेट है, यहाँ का शहद जो है बहुत फेमस है। तो उनको एक मौका मिल रहा है इस मेले में कि वो अपने प्रोडक्ट्स लाके यहाँ पे डिस्प्ले करें। कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि काश्तकारी और बागवानी के लिए भी मशहूर है। यहाँ की आबो हवा और जरई खेज मिट्टी ने खेतीबाड़ी और बागवानी को इस खित्ते की मईशत का सबसे अहम हिस्सा बना दिया है। कश्मीर की पहचान केवल बर्फ से ढके पहाड़ों तक महदूद नहीं है बल्कि ये सेब के उत्पादन का एक विशाल मरकज भी है।
कश्मीरी सेब अपनी क्वालिटी, रंग और जायके की वजह से देश और दुनिया के बाजारों में ज्यादा मांग में रहते हैं। लाखों परिवार सीधे तौर पर इस शोबे से जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका इसी पर चलती है। आगे बढ़ने से कब डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू डिवीजन के शहीदों के अहले खाना को तैनाती नामे सुपुर्द किए। आगे बढ़ाते हुए स्कूल ने ऐसे कामयाब तलबा पैदा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बात करते हैं मंशियात के बढ़ते हुए खतरे की। वादी कश्मीर में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र हुकूमत और समाजी इदारे नौजवानों को इस लानत से दूर रखने के लिए मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर के एक तालीमी इदारे में लड़कियों के लिए एक अहम ड्रग डी एडिक्शन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद तालिबात को मंशियात के बढ़ते खतरात और इसके मुआशरे पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह करना था। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने एक बेदार और तामीरी माहौल कायम करने की कोशिश की। तालिबात की भरपूर शिरकत और इस प्रोग्राम से मिलने वाले अहम पैगाम पर मुश्तमिल पेश है हमारी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत जहां नौजवानों को बेहतर तालीम दे रही है, वहीं उन्हें ड्रग्स जैसी नशे से दूर रखकर एक बेहतर माहौल पैदा करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड़कियों को बेदार करना सबसे अहम है, क्योंकि आज के दौर में वो भी नशे की अलामतों और खतरों का सामना कर रही हैं। इसके लिए वीडियो क्लिप्स के जरिए उन्हें ड्रग्स के जरिए होने वाले बुरे असरात दिखाए गए। वर्कशॉप के दौरान ये वाज़ेह किया गया कि अगर वक्त रहते मदद ली जाए तो ड्रग एडिक्शन से बाहर आना मुमकिन है। जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस नशे में है, तो और उनकी जो फिर फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके फैमिली के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स होते हैं तो ये होना चाहिए कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई महीनों से ड्रग्स के वाकयात में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हुकूमत और समाजी इदारे अक्सर आगाही मुहिम चलाते रहते हैं। कई इलाकों में तलबा और तालिबात रैलियां निकालकर लोगों को नशे के खतरात से आगाह करते हैं। इन रैलियों में नौजवान बड़े जज्बे के साथ शिरकत करते हैं और इसे अपनी समाजी जिम्मेदारी समझते हैं। मकसद है सिर्फ लोगों को बेदार करना और उन्हें इस खतरे से बचाना। पहले हम डी एडिक्शन पॉलिसी फॉर द स्टेट बनाते थे, अब हमें ज़रूरत है डी एडिक्शन पॉलिसीज़ फॉर द इंस्टीट्यूशंस बनाए, और ये उसी की एक कड़ी है कि हम कम्युनिटी में आए, हम कॉलेजेस में आए, हम स्कूल्स में आए। वो लोग जो अभी ड्रग एडिक्शन में नहीं है उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए और उनको कैसे एम्पावर करे, ताकि वो अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने फैमिली में इस तरह की जागरूकता फैलाए और वो लोग जो शिकार उसके हुए उनको हेल्प करें। नशे की गिरफ्त में आने की जितनी वजूहात हैं, उससे ज्यादा दूर रहने के तरीके भी मौजूद हैं। जरूरत है तो उसके तई बेदार होने की। इसी के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। इसके बेहतर नताइज भी बरामद हो रहे हैं। नशे की बुराई के तई बेदारी पैदा होने से बड़ी तादाद में लोग उससे तौबा करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी तवानाई को नई समत देने के लिए कई सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं और ये भी उसी की एक कड़ी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।